हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल में टेस्ट सीरीज के बारे में बात करने से पहले हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि कैसे एक अच्छी आंसर राइटिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। तो आइए उसको कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे एक अच्छा आंसर हम यूपीएससी में लिख के अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, इस पर एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो प्रश्न आए उसमें अच्छे गुड आंसर राइटिंग के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या करिए, जब आपके पास पेपर आता है तो हम जानते हैं कि जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें टोटल 8 प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्न में जो फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, अर्थात ये सबको लिख करना ही पड़ता है। और फर्स्ट और इस पर भी जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है, यानी एंशियंट और मिडिवल इंडिया के जो प्रश्न होते हैं उसमें उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो लोकेशन से रिलेटेड होता है, अर्थात उसमें जो स्थान दिए होते हैं 20 प्लेसेस को हमें मैप पे ड्रॉ करके उनके बारे में लिखना होता है। और जो सेकंड पेपर और जो सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 10 10 नंबर के 5 पार्ट्स होते हैं जो हमें लिखने होते हैं। यही अंतर होता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। अब पूरे टोटल 8 क्वेश्चन में जब हमें 5 क्वेश्चन करने हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। इस 5 में भी हमें फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी के बाद जो 3 होता है उसमें 3 3 पार्ट्स होते हैं। तो कैसे 3 आवर्स में हम इन क्वेश्चन को अच्छा लिख सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उत्तर लेखन और अच्छे उत्तर लेखन में किन बातों का ध्यान देना है, तो देखिए, जो विषय होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उस पर क्या होना चाहिए, हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए। यानी कि स्टडी तो सबसे जरूरी पार्ट है हमें आंसर राइटिंग में। सेकंड जो हमारे पास है वह है विषय पर दिए गए प्रश्न को समझना। यूपीएससी में जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम प्रश्नों को अच्छे से समझें और उनको प्रश्न के डिमांड के अनुसार ही लिखें, तब शायद हम अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद समझने के बाद जो हमारे पास काम होगा वह होता है उत्तर लेखन में। एक समझ लिया हमने, उसके बाद उसका एक प्रारूप यानी एक फॉर्मेट हमें होता है जो तैयार करना होगा। क्यों? क्योंकि बिना फॉर्मेट के जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें कई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कभी कभी रिपीटेशन की हो जाती है, प्रश्न का डिमांड हम नहीं लिख पाते। तो इन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहले उनकी एक फॉर्मेटिंग कर लेनी है। उसके बाद अपने माइंड में एक सेट करना है कि हम कैसे आंसर का प्रस्तुतिकरण करें और कि वो एक अच्छा अट्रैक्टिव आंसर बन सके। जैसे ग्राफ बना सकते हैं हम उसमें मैप बना सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें अपना प्रेजेंटेशन करना है जिससे हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके। थर्ड है हमारे पास आंसर राइटिंग। उसके बाद जब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, हम उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे इसका एक आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद तत्पश्चात हमें क्या करना है, आंसर स्टार्ट करना है। लेकिन आंसर लिखते समय इस बात का ध्यान रहे कि कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कटकुट ज्यादा न करना पड़े, जिससे हमारा आंसर अट्रैक्टिव रहे। नेक्स्ट क्या है, हमें इसका भी देखना है कि बार बार उसमें हमें एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस को रिपीट ना करें, हम रिपीट ना करें। थर्ड हमारे पास की प्रश्न को उपभागों में विभाजित करें, अर्थात जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको उसको क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार से, जैसे एक इंट्रोडक्शन और लास्ट में उपसंहार तो अनिवार्य होता है, उसके साथ जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे ध्यान में देखकर हम उसे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उनकी आंसरिंग करेंगे। फिर प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दों को समझना। इन सब बातों के साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात होगी कि यूपीएससी या यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में लास्ट में कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं। उन कीवर्ड्स के अनुसार हमें क्वेश्चन का डिमांड पूरा करना होता है। तो इसको भी ध्यान में रखकर हमें कार्य करना होगा। तो ये देखते हैं कि प्रश्न के अंत वाले वो लेटर या शब्द क्या कौन से हैं जिसको जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो जो वर्ण जो लास्ट में लिखे होते हैं, कभी लिखा होता है टिप्पणी करें, कभी लिखते हैं चित्रित कीजिए, फिर स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए,
समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए इत्यादि ऐसी कीवर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम में मिलते हैं और जिसको ध्यान में रखकर हमें आंसर लिखना होता है। और जब हम इन्हें ध्यान में रखकर आंसर लिखते हैं तो हम कुछ अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखें कि इन शब्दों को कैसे हम एक्सप्लेन करें और कैसे समझें कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो पहला जो हमारे पास है, टिप्पणी कीजिए, चित्रित कीजिए, वर्णन कीजिए इस पर। ये जब ऐसा कुछ हमारे प्रश्न में लिखा होता है, हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है, तो ये बहुत सीधा और सरल होता है। अर्थात इसमें जो चीज पूछी जाएगी हम उसे सीधे सरल सहज भाषा में इसे व्यक्त कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य राज्य के स्वरूप को चित्रित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कोई भी एनालिसिस नहीं करनी, मूल्यांकन नहीं करनी। कौटिल्य ने राज्य के जो सिद्धांत दिए हैं, जो मौर्य साम्राज्य पर आपको प्रतिरूपित होता है, उसकी चर्चा करके निकल जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, निरीक्षण और गुण और दोष इन सबको एक ही श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा जब हमारे प्रश्न में लिखा हो तो हमें ध्यान देना है कि हमें इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट्स, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो उसे लिखना है और उसके बाद उस पर निष्कर्ष पर हमें पहुंचना है। जैसे अगर एक क्वेश्चन देखें कि मध्य भारत और दक्कन में गैर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों के जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राक से आद्य ऐतिहासिक काल में समग्र संपर्क संक्रमण का भी द्योतक है। समालोचनात्मक पूर्ण विश्लेषण कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका उदय किसका, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों के जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन कर रहा है, इसके साथ ही ये आद्य इतिहास में संक्रमण का भी काल है। किस तरीके से और कैसे, इस दोनों की चर्चा करते हुए हम इस पर समीक्षा अपनी दे सकते हैं। अर्थात देखिए क्वेश्चन सीधा नहीं है, हमें समीक्षा करना है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट देने हैं। तो हम अपने टेस्ट सीरीज में इन सब चीजों का ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में हमें पक्ष विपक्ष देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना है। क्या करना है कि जब कोई मूल्यांकन की बात आए तो आप क्वेश्चन से कहाँ तक सहमत हैं और कहाँ तक नहीं है, इसको लिखते हुए आप क्या करेंगे, अपना निष्कर्ष देंगे। जैसे एक क्वेश्चन सहज और सरल है कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ अगर होता कि लोहे की भूमिका को सिद्ध करें या टिप्पणी, लोहे की भूमिका पर टिप्पणी करें, तो ये सीधा सरल हो जाता। लेकिन जब ये कह दिया कि मूल्यांकन करें, तो यहाँ पे हमें लोहे की भूमिका को बताते हुए अन्य तत्वों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थलों के बारे में बताते हुए ये बता देना होगा कि लोहे की भूमिका के सिवाय अन्य तत्वों की भी भूमिका थी। तब आपका मूल्यांकन सहित ये आंसर पूर्ण हो सकेगा। नेक्स्ट है आपका विवेचना या मीमांसा के विषय को। तो विवेचना या मीमांसा जब हम करते हैं क्वेश्चन में, तो इसमें व्यवस्थित रूप से, संपूर्ण रूप से तर्क देते हुए प्रस्तुत करना है। जब हमारे पास मीमांसा का प्रश्न आता है तो इसमें हम तार्किक बात करते हुए उसका आंसर लिखते हैं। जैसे महापाषाणकालीन संस्कृति के प्रसार में आवासीय प्रतिरूप और जीवन यापन की विवेचना कीजिए। तो विवेचना करते समय हमें क्या करना है, महापाषाण संस्कृति का जो प्रसार है, मतलब कहाँ कहाँ स्थल इसके मिलते हैं और कहाँ पर जो है आवासीय प्रतिरूप उसका कैसा था, और जीवन यापन की विवेचना कर देनी है। मतलब और जीवन यापन वो कैसे करते थे, कैसे साक्ष्य मिले हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर हमें कैसे उनके आवास का पता चलता है। कुछ साक्ष्य देते हुए, कुछ तर्क देते हुए, स्थलों का नाम बताते हुए हमें इस क्वेश्चन की मीमांसा करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है विश्लेषण करना। जब विश्लेषण करने वाले पर प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, इसमें इसको उपभागों में बांट देना होता है। जैसे विचारों को विभाजित करके विविध पहलुओं पर, मतलब उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करिए और फिर विश्लेषण कीजिए कि ये कहाँ तक
सही है, फिर अपने निष्कर्ष को लिखेंगे। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, मौर्यकालीन कला का बाह्य प्रभाव एवं देश विकास के महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? तो बाह्य कला के प्रभाव का, जो मौर्यकालीन कला है उसमें कितना बाहरी प्रभाव है और कितना देश का प्रभाव है, इसको इसकी चर्चा करनी है। तो हमारे पास दो प्रश्न इस प्रश्न में, एक तो मौर्यकालीन कला बताओ, फिर उसके बाहरी प्रभाव और उसके देशी प्रभाव की बारे में जानकारी रखते हुए इस क्वेश्चन को हम दिखाएंगे कि कितना कितना बाह्य प्रभाव है, कितना देशी स्तर पर प्रभाव है, फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि मौर्यकालीन कला कैसी है। इस तरीके से हम आंसर को लिखेंगे, जिसपे हम इस बात का ध्यान देंगे कि कैसे एक स्टैंडर्ड आंसर लिखा जा सकता है। तो जो संस्था के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा उसमें ये 4 पेपर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, ये 2 पेपर्स के 4 पार्ट्स हैं, ए बी और ए बी। इसके तहत क्या होंगे, हम वीकली क्या आपको मिनिमम 9 to 10 क्वेश्चन दे देंगे, आप उसके आंसर को लिख कर सबमिट कर देंगे। इस सबमिशन के बाद आपकी जो कॉपियां होंगी वो लाइव चेक की जाएंगी, यानी कि हम वीक में 2 टाइम्स मिलेंगे और उसमें आपकी कॉपियां चेक की जाएंगी और आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रक्रिया से क्या होगा कि अच्छा, ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये यूपीएससी 2023 को ध्यान में रखकर गया है, रखकर किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि प्री के एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले हम मेंस की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इस प्रैक्टिस में हम लोग मॉडल आंसर में कैसे मीमांसा, मूल्यांकन और प्रश्न की डिमांड क्या है, यूपीएससी में जो आए हुए प्रश्न हैं वो कैसे उन्हें लेंगे और उससे रिलेटेड ही प्रश्न लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 2012 में जो क्वेश्चन आता है वो 2021 में आ जाता है, 2003 में जो क्वेश्चन आया था फिर वो 2021 में आ जाता है। इसी डिमांड को देखते हुए हम समझ गए हैं कि अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया जाए तो फिर उसमें सिलेक्शन लेना बहुत हार्ड टास्क नहीं होगा। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ये हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज संस्था के द्वारा चलाई जाएगी, जिसमें हम न केवल आपसे आंसर लिखवाएंगे अपितु लाइव आकर उसका आंसर फॉर्मेट भी आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे आप भी अपनी प्रॉब्लम को पूछ सके और हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। इसमें इसमें जैसा पेपर यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है हम वैसा ही फॉर्मेट बनाएंगे और आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। और वीकली 10 क्वेश्चन के साथ ये प्रोग्राम मिनिमम 4 मंथ का रखा गया है, जिसमें क्या होगा, हर मंथ में हम एक सेक्शन, यानी 1 मंथ में प्राचीन भारत का इतिहास, सेकेंड मंथ में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, थर्ड में हम आधुनिक भारत का इतिहास और फोर्थ में विश्व इतिहास को डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, ये 4 पेपर हमारे ऑप्शनल के तैयार हो जाएंगे और हम इसमें बेहतर से बेहतर अंक ले पाए, इसका प्रयास जारी रहेगा। तो इसी इसी आशा और विश्वास के साथ यह टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।